हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो ना? तो चलो बच्चों आओ। देखो तो जो लेक्चर फर्स्ट था ना, वहाँ पे मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को मैंने ज़्यादा ही जोर दिया था और वो चीज़ें पे जोर दिया था जो एग्ज़ाम में आता है। तो सिंपल सा बात है, कल जो हुआ था वो फोर्स इक्वल टू एम ए, स्लोप ऑफ पी टी फोर्स होता है, एफ डी टी का जो एरिया होता है वो क्या देता है, तो चेंज इन मोमेंटम देता है। इस सब मैंने अच्छे से तुम्हें बताया था, है कि नहीं। आज जो होगा प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है इम्पल्स। उसी से आगे जैसे कि मोमेंटम हो गया सही से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इम्पल्स, है ना। क्या पढ़ेंगे हम? इम्पल्स। तो सिंपल सा इसमें फंडा ये है कि प्यारे बच्चों इम्पल्स होता क्या है। अगर तुम्हें याद है तो 9th में तूने पढ़ा होगा इम्पल्सिव फोर्स, है ना। वही इम्पल्सिव फोर्स क्या है, तो इम्पल्स है। मतलब इम्पल्स क्या होता है प्यारे बच्चों? इम्पल्स ये होता है अगर शॉर्ट टाइम में फोर्स लग रहा हो उसे क्या बोलते हैं? इम्पल्स। जैसे मान लो कि मान लो तुम कैचिंग कर रहा हो, कैचिंग, ठीक है। मान लो मैं किसी बॉल को पकड़ रहा हूँ, तो क्या होगा, जब बॉल आएगा तो क्या करेगा, शॉर्ट टाइम में मेरे हाथों में फोर्स लगाएगा। मेरे हाथ में शॉर्ट टाइम में बॉल फोर्स लगाया, वही फोर्स क्या होगा, शॉर्ट टाइम में जो फोर्स लगाया उसको क्या बोलेंगे? इम्पल्स बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा बात है, इम्पल्स क्या होता है, तो इट इज़ अ फोर्स। ये क्या होता है? फोर्स होता है और एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये क्या लगता है? शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब बहुत ही कम समय में जो फोर्स लगे उसे क्या बोलेंगे हम? इम्पल्स। उसे क्या बोलेंगे हम? इम्पल्स। इसको मैं क्या लिखूंगा? इम्पल्स को कभी कभी ऐसी सुना, बुक पे डिपेंड करता है। इम्पल्स को मैं लिखता हूँ इट इज डिनोटेड बाय जे, जे से और आई से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इम्पल्स अगर तुम ऐसे बना उठाओगे तो वहाँ इम्पल्स को आई से लिखा है, कोई बात नहीं, मैं लिखता हूँ जे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डीसी पांडे उठाओगे तो वहाँ लिखता है जे से, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो इट इज अ फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। मतलब इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स को बोलता हूँ एवरेज फोर्स, या तो फोर्स, एवरेज फोर्स ही होता है ये, इनटू शॉर्ट टाइम में। ये इनटू है, डॉट नहीं है, ये इनटू है। शॉर्ट टाइम में जो फोर्स लगे ये क्या होगा प्यारे बच्चों? शॉर्ट टाइम होगा। शॉर्ट टाइम में जो फोर्स लगेगा उसे क्या बोलेंगे? तो इम्पल्स बोलेंगे। सर बिल्कुल सही बात है, इम्पल्स ही से हम बोलते हैं। एक बात और, इसका एस का यूनिट तुम्हें पता है, एस का यूनिट क्या होगा, तो फोर्स इंटू सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। क्या होगा? न्यूटन इंटू सेकेंड। और अरे बच्चों और थोड़ा सुनो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन? इम्पल्स। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होता है? मुझे पता है कि ये वेक्टर है तो ये भी क्या होगा? वेक्टर होगा। कोई बात नहीं, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल सा बात है, सभी को आना चाहिए कि इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलो। तो प्यारे बच्चों ऐसी ऐसी बातें तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये इम्पल्स के बारे में कोई बात नहीं। अब जो मेन जो एग्जाम में आता है वो ये चीज़ नहीं आता है। एग्जाम में क्या आता है वो थोड़ा सीखो। एक और कुछ थ्योरम है, उसे बोलते हैं मोमेंटम इम्पल्सिव थ्योरम। क्या बोलते हैं हम? मोमेंटम इम्पल्सिव थ्योरम। कोई ये थ्योरम है प्यारे बच्चों, मोमेंटम इम्पल्सिव थ्योरम। क्या होता है सर मोमेंटम इम्पल्सिव थ्योरम? क्या होता है, थोड़ी बातें सीखो। मोमेंटम इम्पल्सिव थ्योरम की मैं अगर बात करूं तो प्यारे बच्चे सुनना, मुझे पता है कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम क्या लिखता हूं? एवरेज फोर्स। सही बात है सर। मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कि चेंज इन मोमेंटम एफ एवरेज इंटू डेल टी। अरे ये बताओ, अगर शॉर्ट टाइम में किसी बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ या तो किसी ऑब्जेक्ट का शॉर्ट टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ, शॉर्ट टाइम में जो फोर्स लगेगा मतलब उस पर शॉर्ट टाइम में क्या होगा? मोमेंटम चेंज होगा। और वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है इम्पल्स। वही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? इम्पल्स। देखो मिलाओ, अरे शॉर्ट टाइम में जो मोमेंटम चेंज होगा ना, शॉर्ट टाइम में उसे देखो, शॉर्ट टाइम में फोर्स लगा और उस फोर्स से क्या हुआ? मोमेंटम चेंज हुआ, उसे क्या बोलते हैं? इम्पल्स। तो प्यारे बच्चों चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स होता है। वही क्या कहलाता है? मोमेंटम इम्पल्सिव थ्योरम। मतलब चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द
इम्पल्स के क्या होगा, इक्वल होगा। चलो एनालिसिस हम थोड़ा करते हैं। मान लो कि बॉल आ रहा है, ठीक है, बॉल आ रहा है। अब सोचो जब बॉल आ रहा है, बॉल मान लो मैं कैचिंग के लिए रेडी हूँ, ठीक है, रेडी हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है बॉल। अब सोचो बॉल आ रहा है तो बॉल के पास कुछ मोमेंटम होगा। यस सर, जैसे उसके पास कुछ मोमेंटम है, जैसे ही मैंने उसको हाथों में लिया तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, मतलब बॉल का मोमेंटम चेंज हो गया। बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट टाइम में फोर्स लगाया। अरे वही क्या होता है, वही बात होता है इम्पल्स। तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, चेंज इन मोमेंटम ही क्या होता है, इम्पल्स होता है। क्या ये बातें याद रहेगा क्या? यस, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है प्यारे बच्चों, इम्पल्स होता है। मतलब चेंज इन मोमेंटम जो यूनिट मोमेंटम का होगा वही किसका होगा, तो इम्पल्स का मोमेंटम होगा प्यारे बच्चों। ये समझ में आया नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया सर। तो क्या तुम्हें मोमेंटम समझ में आया नहीं आया? यस सर, मोमेंटम समझ में आ गया सर, बिल्कुल ही इजी और बिल्कुल ही सटीक आपने बताया सर, मुझे ज़बरदस्त समझ में आ गया। चलो अच्छा बात है प्यारे बच्चों, अच्छा लगा मुझे। चलो अब प्यारे बच्चों इसमें कुछ एप्लीकेशन है, वो तुम्हें मैं समझाने के लिए चाहता हूँ। कैसे किसी बॉडी का इम्पल्स हम निकाल सकते हैं, कैसे इम्पल्स लगाता है, कैसे क्या करता है, उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। देखो बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही सटीक, जैसे मैं पढ़ा दिया वैसे याद हो गया तो तुम्हारा कल्याण हो और साथ साथ मेरा भी कल्याण। चलो देखो करते हैं, देखते हैं। मान लो कोई बॉल है, मान लो ये क्या, वर्टिकल वॉल, ठीक है, वर्टिकल वॉल है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वर्टिकल वॉल है, ठीक है, वॉल है, कोई बात वाली बात नहीं। एक बॉल आ रहा है m मास का v0 वेलोसिटी से। ये बिफोर कोलिजन, किसकी बात है, ये बिफोर कोलिजन की बात है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ड्यूरिंग कोलिजन, सोचो जब कोलिजन हो रहा होगा, ड्यूरिंग कोलिजन की बात कर रहा हूँ मैं, वॉल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ अगर सोचो तो सर ड्यूरिंग कोलिजन ऐसा हुआ कि बॉल जो है यहाँ पे ऐसे ड्यूरिंग कोलिजन, मतलब कोलिजन हो रहा है, ठीक है सर। अब क्या करेगा, शॉर्ट टाइम में ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा वॉल पे शॉर्ट टाइम में, और फिर जो फोर्स ये लगाएगा वही फोर्स ये भी वॉल जो है बॉल पे लगाएगा। उसे क्या बोलेंगे, इम्पल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, इम्पल्स बोलेंगे। इम्पल्स जो दीवार ने बॉल पे लगाया वही बॉल ने दीवार पे भी इक्वल इम्पल्स लगाएगा। और प्यारे बच्चों आफ्टर कोलिजन होने के बाद मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो गया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेम वेलोसिटी से, एक्स में v0 था, v0 से आ रहा था, अब सेम वेलोसिटी से रिटर्न हो गया है आफ्टर कोलिजन। तो बताओ इसने कितना इम्पल्स लगाया वॉल पे, क्वेश्चन ये था, ठीक है। यही क्वेश्चन वर्ड में लिखा होता है कि अ बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी v0, ठीक है, टुवर्ड्स अ वर्टिकल वॉल इट विद वेलोसिटी v0, है ना, इट स्ट्राइक या तो इट कोलाइड एंड इट रिटर्न इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी। तो फाइंड इम्पल्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल, है ना। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि फाइंड इम्पल्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन वॉल पे बॉल ने कितना इम्पल्स लगाया। तो प्यारे बच्चों इम्पल्स देखना है बाय बॉल का, तो इम्पल्स बाय बॉल का क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल। प्यारे बच्चों एक बार सुनना, अब ये जो देखो तो ये फाइनल मोमेंटम, ये कोलिजन है प्यारे बच्चों, कोलिजन है, ये फाइनल मोमेंटम, ये क्या इनिशियल मोमेंटम, ये ड्यूरिंग कोलिजन है। अब सोचो इनिशियल मोमेंटम इधर और फाइनल मोमेंटम इधर। अच्छा एक बात और देखो, तो मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सही बात है सर। अगर मैं इस डायरेक्शन को प्लस मानता हूं तो इसे क्या मानूंगा प्यारे बच्चों, माइनस मानूंगा सर। मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन को प्लस मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा अपने आप माइनस, तो इसे प्लस मान लो, ये फाइनल mv0 माइनस m इनिशियल कितना है, ये माइनस है ना, तो माइनस mv0 क्यों होगा, क्योंकि इधर की ओर है, तो कितना आ गया 2mv0, कितना आ गया प्यारे बच्चों। तो इम्पल्स कितना लगाया, 2mv0 लगाया सर। चेंज इन मोमेंटम ही क्या होगा, सुनो बच्चा अगर ये बातें नहीं लिखे तो वो क्या बोलेगा कि चेंज इन मोमेंटम जीरो है। अरे भाई चेंज इन मोमेंटम जीरो नहीं है, बच्चा क्या बोलेगा, चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं,
चेंज इन स्पीड जीरो है, स्पीड सेम है, ये बात अलग है। वेलोसिटी जीरो चेंज नहीं है। अगर वेलोसिटी चेंज जीरो नहीं है तो मोमेंटम भी चेंज जीरो नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी मीन्स होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन उधर हो, इसको माइनस उसको प्लस मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम कहो सर इसे माइनस मानो उसे मान लो प्लस, कोई बात है, मैग्नीट्यूड निकाल दो। इसे माइनस मानोगे तो ये इनिशियल वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस फाइनल। इसे माइनस इसे प्लस मान लो उसे माइनस मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लो, इसे मैं देखता हूँ प्लस मान के देखो, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, कोई बात नहीं। मान लिया, तुम मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसे मान लो माइनस, इसे मान लो प्लस, चलो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देख क्या है, ये माइनस है तो माइनस एम वी नॉट, माइनस इस साइड को प्लस तो है ना, प्लस एम वी नॉट, कितना आ गया -2 एम वी नॉट। अरे कोई बात नहीं, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, क्या कर लो, मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या बनेगा 2 एम वी नॉट। मुझे क्या निकालना था, मतलब मैग्नीट्यूड ही क्या देता है, इम्पल्स देता है। तो प्यारे बच्चों किसी को भी प्लस और किसी को भी माइनस हम मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे निकालना क्या है, तो मैग्नीट्यूड निकालना। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। क्या ये बातें दिमाग में गया क्या? यस सर गया सर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या? नहीं सर। अब बताओ, क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि मान लिया जब कोलिजन हो रहा था तो कोलिजन टाइम लिया गया है, कोलिजन टाइम मान लो गिवन है 0.01 सेकेंड। हो सकता है कोलिजन इतना, अरे कोलिजन समय कितना लेगा, शॉर्ट टाइम लेगा। ऐसे कोलिजन किया फिर इसे भाग गया तो शॉर्ट टाइम मान लो 0.01 सेकेंड। तो बताओ, तो क्वेश्चन क्या है, पूछता है कि फाइंड एवरेज फोर्स exerted by ball on the wall। या तो ये भी बोल सकता है फाइंड एवरेज फोर्स exerted by the wall on the ball, सेम आंसर आएगा। ये भी आ सकता है फाइंड इम्पल्स exerted by wall on the ball, सेम आंसर आएगा। प्यारे बच्चों सिंपल सा बात है, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। फाइंड एवरेज फोर्स exerted on wall, तो क्या कहोगे कि सर मुझे पता है इम्पल्स बराबर एफ एवरेज इंटू शॉर्ट टाइम। ठीक है, इम्पल्स कितना आया 2 एम वी नॉट अपॉन डेल्टी कितना है, तो 0.01 सेकेंड। एवरेज फोर्स है कि नहीं, एवरेज फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, तो सर एवरेज फोर्स का वैल्यू आ गया 200 एम वी नॉट न्यूटन। समझ में आया नहीं आया? यस सर समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी निकालने को बोल सकता है। हो सकता है तुमसे ये बोल दे कि एवरेज फोर्स बताओ कितना लगे, तो एवरेज फोर्स कब पूछेगा, जब कोलिजन टाइम गिवन हो तो एवरेज फोर्स पूछ सकता है, अन्यथा नहीं पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों इम्पल्स पूछ सकता है। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ही क्या देता है, इम्पल्स देता है। तो सिंपल सा ट्रिक है जो ये तुम्हें, मतलब ट्रिक क्या है, ये सब चीज़ याद होनी चाहिए, जो बिल्कुल ही आसान, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो प्यारे बच्चों इम्पल्स मैंने तुम्हें आराम से सिखाया। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में एडवांस करता हूँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन ले जाता हूँ। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखो और देखो 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 कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसकी बातें कर रहा हूँ मैं। चलो इम्पल्स की बातें कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार वर्टिकल वॉल चलो ठीक है, ऐसा ऐसा कोई दिक्कत नहीं, वर्टिकल वॉल ऐसा है कोई दिक्कत नहीं। इस बार जो बॉल है कुछ ऐसा आया, देखो 1 kg का बॉल है, ऐसा आ रहा है। ये एंगल है मान लो 37 डिग्री, 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और ये भागा कुछ ऐसा, देखो है ना, ये भागा कुछ ऐसा, ऐसे भागा मान लो 40 मीटर पर सेकंड से भाग रहा हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो ये 37 डिग्री है। बताओ बॉल ने दीवार पे कितना इम्पल्स लगाया। तो प्यारे बच्चों इम्पल्स सही मायने में कुछ ऐसा लगाएगा, देखना इम्पल्स जो होता है वो बिल्कुल ही इम्पल्स इधर की ओर लगाएगा और बॉल पे इधर की ओर मिलेगा, मतलब सॉरी ये इम्पल्स जो है बॉल पे कुछ, मतलब बोलता है कितना इम्पल्स लगाया किस पे, वॉल पे। बातें समझ में नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है सर। कितना इम्पल्स लगाया बॉल पे, वो निकालने के लिए बोल रहा है। प्यारे बच्चों क्या तुम निकाल सकते हो क्या यार, निकाल सकते हो क्या? अब सोचो सही मायने में अगर देखो तो इम्पल्स कितना लगा रहा है वॉल पे, अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम, चेंज इन मोमेंटम। क्या करेंगे, चेंज। अगर कोलिजन टाइम गिवन है तो सिंपल सा लॉजिक है, कोलिजन टाइम अगर गिवन हो तो क्या निकाल देंगे हम, कोलिजन तो एवरेज फोर्स लगाएगा वो भी निकाल देंगे। तो सिंपल सा क्या निकालना है, फाइंड इम्पल्स, इम्पल्स निकालना है, इम्पल्स बाय बॉल ऑन वॉल।
वॉल पे कितना इम्पल्स लगा रहा है। ठीक है क्या, ये क्वेश्चन है। चलो करते देखो। सबसे पहली बात ये सीखो कि ये जो वेलोसिटी है प्यारे बच्चों, ये कितना है 40 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 37 है इसके साथ, तो ये भी क्या बनाएगा 37 डिग्री बनाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, वेलोसिटी इधर है तो इसका वेलोसिटी इधर और वेलोसिटी इधर, कितना वेलोसिटी हो जाएगा 40 cos 37, 40 cos 37 कितना 44/5। हाँ, cos 37 का वैल्यू पता नहीं है तो लिख लो कहीं पे 4/5, कितना आ जाएगा 32 न्यूटन। और ये कितना होगा 40 sin 37 का वैल्यू 3/5, तो 40 × 3/5 कितना आ गया 34, कितना आ गया 34 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, न्यूटन नहीं मीटर पर सेकंड, क्या लिखा मैंने मीटर पर सेकंड, न्यूटन नहीं मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, मोमेंटम x में भी है और y में भी है, तो x में बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो x में इनिशियल मोमेंटम इधर है ना, कोई बात नहीं x ही मान लो, ये जो हॉरिजॉन्टल है x मान लो, x में कितना है 24, मास कितना है 1, तो कितना बन गया 24 kg मीटर पर सेकंड x में मोमेंटम। ठीक है, y में मोमेंटम, अब चूंकि ये इनिशियल इसलिए मैं इनिशियल लिखा, कोई दिक्कत नहीं। y मोमेंटम कितना है प्यारे बच्चों इनिशियल, तो मैं क्या लिखूंगा m मतलब 32 m × v 32 kg मीटर पर सेकंड। कोई बात नहीं, ये मोमेंटम y में हो गया, तो इनिशियल हो गया। और फाइनल में भी देखो वही बात होगा, इधर इधर होगा, ये 37 तो ये भी क्या होगा प्यारे बच्चों 37 होगा। क्यों 37? देखो सेम एलोन द लाइन है ना, वर्टिकल वर्टिकल, ये भी 37 तो ये भी 37, ये भी कितना बनाएगा 40 cos 37 कितना है 32 मीटर पर सेकेंड। और इधर कितना है देखो, तो इधर 40 sin 37 24 मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चे सुनना, ये मोमेंटम किस में है, तो x में है, वो भी फाइनल है। क्योंकि फाइनल क्यों है, क्योंकि बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर, सॉरी बिफोर कोलिजन, ये क्या है आफ्टर कोलिजन, तो ये फाइनल x में कितना है तो अब देखो क्या है, सुनना पहले, इससे अगर प्लस मान लो तो ये क्या हो जाएगा अपने आप माइनस। तो प्यारे बच्चों ये मैं साइन को हमेशा लिख रहा हूँ, इसे अगर प्लस मान लिया तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, और अगर नीचे को अगर मान लिया माइनस तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस। कोई बात नहीं, चाहे नीचे प्लस मान लो ऊपर माइनस मान लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, जो तुम्हें मानना है मानो, माइनस प्लस जो मानना है सबको। मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड, क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बोलो ये इधर है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, कोई बात नहीं सर मैंने माइनस लिख लिया, चलो ये माइनस लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर है तो प्लस, कोई बात नहीं, कितना आ गया 24 m × v, तो 24 ही आएगा। बोलो ठीक है क्या, यस सर। अच्छा ये बोलो कितना आएगा y में, पी वाई फाइनल कितना आएगा, तो m 32 × 1 कितना आएगा 32 ही आएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात। नीचे क्या माना प्लस, देखो ये नीचे है इसे प्लस मान लिया, ये भी क्या है नीचे है तो प्लस मान लिया। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अब सुनना, बोले चेंज इन मोमेंटम इन x, तो क्या कहोगे, तो p फाइनल इन x माइनस p इनिशियल इन x। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। तो चेंज इन मोमेंटम इन x कितना है 24 फाइनल, और इनिशियल कितना है, तो इनिशियल है -24, क्या है -24, कितना आ गया 48, प्लस हो गया ना, तो 48 kg मीटर पर सेकेंड। कोई बात नहीं सर, क्योंकि ये माइनस तो ये क्या होगा प्लस। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम इन y निकाल दो प्यारे बच्चों, तो p फाइनल इन y माइनस p इनिशियल इन y, p फाइनल y में कितना है, तो नीचे की ओर प्लस माना, तो 32 माइनस यहाँ बीच में है, ये प्लस में है। ठीक है, प्लस में ये भी 32 है, क्योंकि ये भी क्या है नीचे की ओर है। ठीक है, तो कितना आ गया 0। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, टोटल चेंज इन मोमेंटम एक तो x में हुआ और एक किस में हुआ y में हुआ, है ना। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x और y में वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या कहेंगे √del(p(x)² प्लस del(p(y)², मतलब चेंज इन मोमेंटम इन x² प्लस चेंज इन मोमेंटम इन y²। तो क्या लिखूंगा मैं चेंज इन मोमेंटम, मुझे पता है y में 0 है, तो क्या हो गया, तो ये del(p(x) के इक्वल आ गया, जो कितना होगा 48 kg मीटर पर सेकेंड। यही क्या होगा चेंज इन मोमेंटम, और यही क्या होगा तो इम्पल्स होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, इम्पल्स।
अगर दिया हुआ है बताओ कोलिजन टाइम, मान लो दिया हुआ है कोलिजन टाइम है 0.1 सेकेंड, बताओ एवरेज फोर्स कितना लगाया। तो प्यारे बच्चों एवरेज फोर्स क्या लगाएगा, तो सर एवरेज फोर्स लगाएगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, या तो इम्पल्स अपॉन शॉर्ट टाइम, क्या हो जाएगा तो 48 अपॉन 0.1 10 कितना आ गया 480 न्यूटन लगा रहा है, शॉर्ट टाइम में इतना न्यूटन लगा रहा है। तो प्यारे बच्चों इसमें से कुछ भी क्वेश्चन तुमसे पूछ जाए, क्या तुमसे ये क्वेश्चन हो सकता नहीं हो सकता है? यस सर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें है क्या? ऐसे ये 40 है, ये भी 40 है, ये जरूरी है क्या कि हमेशा 40 और ये 40 से बाहर आएगा? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। ये 40 से आ सकता है, ऐसा नहीं कि एंगल भी सेम होगा, ऐसा कोई जरूरी क्वेश्चन में नहीं है। ये 53 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, और ये वेलोसिटी सेम होगा हमेशा क्या? नहीं, वेलोसिटी अलग भी हो सकता है। यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, यहाँ 40 से 30 भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी डेटा रहे सारा सॉल्व हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुड। तो प्यारे बच्चों क्या तुम्हें ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे क्या? यस सर बन जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, करके दिखा देना। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं ये क्वेश्चन मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा और मैं सॉल्यूशन भेज सकता हूं, ठीक है? अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन मुझे बना के दिखा देना प्यारे बच्चों। देख लो, बॉल है मान लो, ठीक है सर, ऐसा आया 40 मीटर पर सेकंड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इस बार एंगल इसके साथ लिया 37 डिग्री, कोई बात नहीं। ये भागा 30 मीटर पर सेकंड से भागा और इसका जो एंगल ये है 53 डिग्री। बोलता है चेंज बोलता है इम्पल्स बताओ कितना, 1 kg का बॉडी है, कोई बात नहीं। ये आफ्टर कोलिजन और ये बिफोर कोलिजन है कि नहीं? निकालने में क्या निकाल सकते हैं? कुछ भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है क्या? मतलब निकालने में कोई दिक्कत वाली, इसमें क्या इम्पल्स निकालना, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इन एक्स, मोमेंटम इन वाई, इनिशियल फाइनल लिख लो, चेंज इन मोमेंटम कर दो, खत्म, आंसर आ गया, ठीक है क्या? चलो तो प्यारे बच्चों तुम्हें चेंज इन मोमेंटम डील करना आ गया। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा बात करता हूँ कुछ ऐसा क्वेश्चन का जो IIT JEE जो एग्जाम में आता है, जो तुम्हारे मॉड्यूल में मिल जाएगा, खासकर मोशन का हो, एलन का हो, आकाश का हो, मॉड्यूल में ये क्वेश्चन मिलता है। और DC पांडे बुक में, सिंगेज बुक में भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। वो क्या मिलेगा थोड़ा सीखो। जैसे ऐसा दिया हुआ, अच्छा एक मिनट और, ये दो बातें और बताऊंगा। फोर्स एवरेज क्या होता है? तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, मैंने इसको तुम्हें अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है? चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? तो एरिया ऑफ FT क्या देता है? तो चेंज इन मोमेंटम देता है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ चेंज इन मोमेंटम में क्या है? तो इम्पल्स है कि नहीं? मतलब इम्पल्स जो है एरिया ऑफ FT क्या देगा? तो इम्पल्स भी दे सकता है, देता है। चेंज इन मोमेंटम एरिया ऑफ FT, कोई बात नहीं, और चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स ही होता है। तो एरिया ऑफ FT मतलब एरिया फोर्स वर्सेस टाइम का जो एरिया होगा वो क्या देगा हमेशा? तो इम्पल्स देगा या तो चेंज इन मोमेंटम देगा। तो प्यारे बच्चों एक मैं एग्जांपल इस पे करता हूँ, थोड़ा सुनना। बोलता है कोई ऐसा ग्राफ है, देख ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, ठीक है? टाइम है, ये है फोर्स बराबर, मान लो ये F0 गिवन है, मैक्सिमम फोर्स F0 साइन x क्या गिवन है? ये मान लो सॉरी साइन t क्या गिवन है? ये साइन t, कोई बात नहीं, t गिवन है, साइन t है, t के फंक्शन में F0 ऐसा मान लो गिवन है। बोलता है किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसा फोर्स लग रहा है, तो मुझे बताओ कि कितना इम्पल्स उस पर लग रहा है। इम्पल्स निकालना है, ठीक है? अब सुनना, ये कितने पे होता है? देखो ये ग्राफ किसका है? साइन का, ये π/2, और ये कितने पे होता है? तो पाई होता है नहीं होता? यस सर। बोलता है कि किसी पार्टिकल पे ऐसा फोर्स लग रहा है, मतलब किसी पार्टिकल पे ऐसा फोर्स लग रहा है, F = F0 sin ωt। मुझे बताओ कितना इम्पल्स उस पर लग रहा है, फाइंड इम्पल्स। मतलब इस ग्राफ में क्या निकालना है? तो इम्पल्स निकालना प्यारे बच्चों। तो मुझे पता है कि सर इम्पल्स जो होता है वो FDT मतलब एरिया ऑफ FT क्या होता है? इम्पल्स होता है। प्यारे बच्चों बताओ क्या तुम इसका एरिया निकाल सकते हो क्या? नहीं सर, एरिया नहीं निकाल सकते। क्या ये सेमी सर्कल है क्या? नहीं सर, कोई जरूरी नहीं है सेमी सर्कल हो,
ठीक है क्या। तो सिंपल से एरिया निकालना तो क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो, एफ का क्या वैल्यू है, तो एफ का वैल्यू है एफ नॉट साइन टी डी टी, इम्पल्स क्या आ गया, एफ नॉट बाहर कर लो, इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, कहाँ से कहाँ तक, अब देखो जीरो से लेके पाई तक, जीरो से लेके पाई तक। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन टी का होता है सर माइनस कॉस टी, क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस कॉस टी, जीरो से पाई। तो इम्पल्स कितना लगेगा प्यारे बच्चों, एफ नॉट माइनस कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, कितना बच गया ये, आई बराबर एफ नॉट, ये क्या मिल गया, कॉस पाई माइनस वन, कॉस पाई माइनस वन प्लस वन, कितना बन गया 1 इम्पल्स कितना आ गया प्यारे बच्चों 2f0, इम्पल्स कितना आ गया 2f0। बताओ क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, यस सर मेरे से हो जाएगा सर। कोई दिक्कत ऐसा क्वेश्चन है क्या, नहीं सर। कोई इम्पल्स निकालना हो, चेंजिंग मोमेंटम निकालना हो, कुछ भी निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों इम्पल्स मोमेंटम सारा कुछ मैंने डन कर दिया अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों अब स्टार्ट होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो एप्लीकेशन है ना वो बहुत ही शानदार है प्यारे बच्चों। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का तुमने 9th में पढ़ रखा है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो वही बात अब स्टार्ट होने जा रहा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें मैं ज़्यादा लिखाऊंगा नहीं क्योंकि इसका स्टेटमेंट तुम्हें पता है और इसका यूज कहाँ है वो भी तुम्हें पता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तुम्हें पता है, इसका यूज कहाँ है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, तुम्हें सब पता है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये 9th में है सारा कुछ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है उसकी बातें थोड़ा करेंगे। हाँ बच्चों तो इधर देखो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों तुम्हें पता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना भी एक्शन हो उसका सही मायने में क्या होता है, अपोजिट रिएक्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सिंपल सा बात है, जहाँ पे एक्शन हो वहाँ क्या होगा, रिएक्शन, वो वहीं पे पॉसिबल है प्यारे बच्चों, स्वाभाविक वहीं पे है पॉसिबल जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे इंटरनल फोर्स हमेशा जो होता है एक्शन रिएक्शन में एग्जिस्ट करता है हमेशा। एक्शन रिएक्शन क्या होता है, अगर कोई एक्शन दिया है तो वो रिएक्शन जरूर दिखाएगा। जैसे टू वॉक ऑन द रोड, मैं रोड पे वॉकिंग कर रहा हूँ, तो रोड पे वॉकिंग कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, फुट से रोड को धक्का दे रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, और जो रोड है ना वो क्या कर रहा है, मेरे पे फोर्स लगा रहा है आगे की ओर बढ़ने के लिए। तो ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड क्या है सुनना, सेकंड ये है स्विम जो करता है, स्विमर जो होता है पानी को ऐसे खींचता है, यस सर, पानी को ऐसे खींचता है, और जो पानी है ना वो इंसान को आगे की ओर धकेलता है। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे रॉकेट से क्या करता है, फ्यूल निकलता है, ईंधन निकलता है, तो जिस स्पीड से निकलता है वो रॉकेट को क्या देता है, ऊपर की ओर फोर्स देता है, तो रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे एक्शन हो वहाँ क्या होगा, रिएक्शन। और पक्का बात है जहाँ पे एक्शन रिएक्शन हो वहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो क्यों हुआ, क्योंकि जो एक्शन दिया वो भी रिएक्शन दिया, तो सिस्टम में नेट फोर्स क्या आएगा, तो जीरो आएगा। प्यारे बच्चों जहाँ पे एक्शन और रिएक्शन हो इक्वल और अपोजिट में, वहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, तो जीरो होगा। प्यारे बच्चों क्या ये बातें समझ में आया क्या, ये सब समझ में आया। कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें समझाने के लिए चाहता हूँ, थोड़ा देखना। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो टेबल है, कोई बात नहीं, टेबल है, इसमें मान लो बुक रख दो या तो कोई ऑब्जेक्ट रख दो, लो मैं रख दिया एम मास से कोई ऑब्जेक्ट है, रख दिया टेबल पे। अच्छा ये बताओ इस मास में ये जो बुक है या तो जो ऑब्जेक्ट है उससे कुछ नीचे मास होगा, मतलब वेट होगा, क्या होगा, mg वेट होगा, यस सर कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, ये जो है टेबल अगर हट जाए तो ये किताब गिर जाएगा नहीं गिर जाएगा, ये सब गिर जाएगा सर। तो सोचो ये जो बुक है वो क्या किया, एक्शन लगाया, किस पे, टेबल के सरफेस पे एक्शन लगाया, तो टेबल ने क्या लगाया उस पर, ऊपर की ओर रिएक्शन लगाया, क्या लगाया, रिएक्शन। मान लो एन मान लो कोई फोर्स लगाया, ठीक है सर, एन मान लो कोई फोर्स लगाया,
ठीक है। अब ये बुक रुका हुआ है, तो यहाँ पे बुक अगर रुका हुआ है, बुक पे ऊपर n लग रहा है, नीचे mg है, तो n बराबर mg। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखो तो इसमें नेट फोर्स क्या है, तो नेट फोर्स 0 है सर। नेट फोर्स 0 क्यों है प्यारे बच्चों, नेट फोर्स इसलिए 0 है क्योंकि ये रुका हुआ है। मतलब जहाँ पे एक्शन और रिएक्शन पेयर होगा फोर्स, वहाँ पे हमेशा नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा सर। क्या ये बातें लिख सकता हूँ क्या, यस सर। अगर एक्शन रिएक्शन फोर्स हो, अगर एक्शन रिएक्शन फोर्स हो, तो उस सिस्टम में नेट फोर्स क्या होगा, तो 0 होगा। नेट फोर्स क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। क्या ये बातें याद रहेगा क्या, यस सर याद रहेगा। ये ऐसे भी सोचो, टेबल पे बुक रखा हुआ है, तो सोचो क्या इसका एक्सेलरेशन हो रहा है क्या, नहीं से रखा हुआ है, तो ऊपर जो फोर्स होगा वो नीचे के फोर्स से क्या होगा, इक्वल। तुम सोचो 10 न्यूटन से ऊपर लगा रहा हो और 10 न्यूटन से नीचे लगा रहा हो, क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं, वो रेस्ट पे रहेगा। तो वही बात है, ये क्या है, रेस्ट पे है, मतलब नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो प्यारे बच्चों, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसमें एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, सबसे अच्छा एप्लीकेशन है, वो है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। अब यहीं से NLM न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का मेन बातें स्टार्ट होने वाला है, वो है नॉर्मल रिएक्शन। क्या है वो, नॉर्मल रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, NLM अगर तुम्हें अच्छा करना है तो नॉर्मल रिएक्शन तुम्हें सीखना पड़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है उसके बारे में बातें करूंगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या बोला प्यारे बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन सर। अब सुनना, अलग अलग बुक में इसका नोटेशन अलग अलग है। इसको N लिखा जाता है या तो R लिखा जाता है। SC वर्मा ने R यूज किया है, DC पांडे ने N यूज किया है। मैं भी N यूज करता हूँ, मैं भी DC पांडे का फॉलोवर हूँ। सिंपल सा बात है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, आप सुना, यहीं से NLM का स्टार्ट है पूरा डिटेल में। एकदम NLM ऐसा है कि जहां तुम डायग्राम देखोगे वहां पे ये डायग्राम बनाओगे, नॉर्मल रिएक्शन है, mg फोर्स है, ये है, वो है, लेंथ फंथ है, पूरा 9 15 17, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। तो देखो, नॉर्मल रिएक्शन वो रिएक्शन जो बिल्कुल नॉर्मली हो, मतलब राइट एंगल हो, मतलब राइट एंगल मतलब जिसका एंगल 90 बना रहा हो। जैसे बातें सुनना, मान लो ये सरफेस ग्राउंड है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, या तो टेबल मान लो सर टेबल है, चलो टेबल मान लो, ऐसा ऑब्जेक्ट रखा, ये ग्राउंड है ना, मान लो m मास रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। मुझे बताओ, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस। ये क्या है प्यारे बच्चों, कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस सोचो, इसका नीचे अपना वेट लगेगा mg, सही बात है क्या, यस सर। ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ना प्यारे बच्चों, ये ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, उसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और ये जो फोर्स लगाता है वो बिल्कुल नॉर्मल टू द, मतलब ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, किससे, कॉन्टैक्ट सरफेस से। मतलब ये जो है वो कॉन्टैक्ट सरफेस है, मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस पे ही नॉर्मल रिएक्शन लगता है। कॉन्टैक्ट सरफेस देखो, ऊपर एंड नीचे क्या है, mg। एक शब्द सुनो, ये जानने से पहले एक और शब्द मुझे जानना पड़ेगा। एक सॉरी, वो तो बात की बातें बातें बताऊंगा, ये पहले सीखो। ये बॉडी पे देखो तो ऊपर फोर्स लग रहा है n और नीचे लग रहा है mg। क्या ये इस बॉडी का कोई मूवमेंट हो रहा है क्या, कोई एक्सेलरेशन हो रहा है क्या, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो सिंपल सा बात है, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे भी लगेगा, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन होता फिर क्या नेट फोर्स 0 होता, नहीं सर। सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, n बराबर क्या हो जाएगा, mg। अब सुनना, नेट फोर्स बोलेगा तो क्या है, तो 0 है सर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है मुझे। अब सुनना, ये जो n है वो क्या है, ये जो n है वही क्या है, ये जो n है प्यारे बच्चों वो क्या है, तो फोर्स एग्जर्टेड बाय टेबल ऑन ब्लॉक। ब्लॉक बोलते हैं या तो ऑब्जेक्ट बोल दो कोई। ये जो टेबल जो है ना, ये कितना फोर्स लगाया ब्लॉक पे, तो ऊपर फोर्स लगाया, वही क्या है, वही n है। और n का वैल्यू क्या है, mg है। मतलब जो फोर्स लगाया वो वेट के इक्वल लगाया। ये बातें समझ में आया क्या, यस सर। इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल रिएक्शन। याद रखना, जहाँ पे कॉन्टैक्ट हो वही नॉर्मल रिएक्शन होगा, नहीं तो कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। जैसे मान लो ग्राउंड का सरफेस हो, मान लो m मास है सरफेस, तो ये है कॉन्टैक्ट, ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लगेगा mg।
कोई बात नहीं है सर। अच्छा ये नॉर्मल रिएक्शन क्यों लगा? अब सोचो प्यारे बच्चों, क्योंकि टेबल भी है ना फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, क्योंकि टेबल नहीं रहेगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। नीचे नहीं गिर रहा है मतलब रोक कौन रहा है, तो रोक रहा है टेबल जो है वो लगा रहा है ऊपर की ओर फोर्स, जो बिल्कुल सरफेस के क्या हो, राइट एंगल हो, उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। वो मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा, सुनना। ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, नॉर्मल रिएक्शन आएगा। अब बताओ यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मैं मान लो ऐसे पकड़ के रखा हूँ, कॉन्टैक्ट सरफेस है क्या दोनों के बीच? नहीं सर, कॉन्टैक्ट सरफेस नहीं है। तो क्या ये कोई इसे फोर्स लगाएगा क्या? नहीं सर, नहीं लगाएगा। एन बराबर क्या लगेगा यहाँ पे, 0, क्योंकि देखो कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। मतलब जहाँ पे कॉन्टैक्ट हो बॉडी का वही नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। प्यारे बच्चों ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होगा, तो नॉर्मल होगा, राइट एंगल होगा। ये बातें समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यहाँ पे n बराबर mg हो जाएगा क्योंकि ये रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे मान लो रुका हुआ है, रेस्ट पे है, तो इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं, तो n क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और बातें करते हैं। इससे मान लो 2 मास है, 2m मास का और एक m मास का। ठीक है, अब देखो एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे और एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे है कि नहीं है? यस सर। ये जो कॉन्टैक्ट है मान लो ऊपर फोर्स N1 लगाया, तो ये मान लो ये ऊपर की ओर लगा रहा है, ये मान लो ऊपर की ओर कहाँ बनाऊँ मैं, यहाँ लगा रहा है ऊपर की ओर N2, क्या मान लिया, N2। कोई बात नहीं, ये लगा रहा है ऊपर, ये जो सरफेस है ये जो लगा रहा है ऊपर, ये नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा इस पर। तो देखो जितना कॉन्टैक्ट सरफेस उतना नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। ये बातें समझ में आ रहा है क्या? यस सर, समझ में आ रहा है सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों एक बात और सीखना, कोई बोले नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, तो सिंपल सा, इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स, ये फोर्स होता है एक्टिंग ऑन अ, सुनना पहले, लिख रहा हूं मैं, सुनना पहले। इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स भी इसे हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। It is a force due to contact between two surface। दो सरफेस अगर कांटेक्ट हो तब लगता है, between two surface which is normal या perpendicular, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और नॉर्मल होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, एग्जांपल नहीं है वो, इसका मतलब एन कहाँ का यूज होगा। अब सुनना, मुझे बताओ ये इंक्लाइन प्लेन है, ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन। कोई बात नहीं, ये सब थीटा है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस है कि नहीं है? यस सर, कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो एन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो ऊपर की ओर होगा सर, और ये बिल्कुल 90 डिग्री बनाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा सर। बहुत बढ़िया बात है कि नहीं? यस सर, कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। ऐसे प्यारे बच्चों ये बताओ, ये वर्टिकल है, क्या है ये, वर्टिकल, कितने एंगल बनाएगा होता ना। अच्छा ये नॉर्मल है तो ये भी क्या बनाएगा, ये है ना, ये सेम लाइन है कि नहीं। अब बताओ ये 90 बनाएगा, ये मान लो पूरा वर्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं। ये थीटा, तो ये कितना, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना प्यारे बच्चों, थीटा, क्योंकि ये तो 90 है कि नहीं। यस, ये थीटा, तो ये भी क्या बनेगा प्यारे बच्चों, थीटा। समझ में आ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों अगर ये तुम्हें डायग्राम याद रहे तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट अगर हो तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर ऐसे लगता है, ठीक है, और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात, ये एंगल थीटा, बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात, ये एंगल थीटा, कुछ भी थीटा लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्टरनेट एंगल, ट्रायंगल, जो भी करने कर लो। अरे सही बात है कि नहीं है? यस सर, सही बात है सर। बोलो कोई दिक्कत, अरे ये इसके पैरेलल है भाई, अरे सही बात है कि नहीं है कि नहीं? यस सर। बोलो कोई दिक्कत, ये पूरा वर्टिकली है, ये क्या पूरा वर्टिकली है, वर्टिकल। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है बिल्कुल पैरेलल है इसका, इसलिए ये थीटा थीटा इक्वल हो गया, ये भी इसका पैरेलल में, ये और ये पैरेलल थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अच्छा, और देखो और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। देखो मान लो इंक्लाइन प्लेन एक कुछ ऐसा हो और एक कुछ ऐसा इंक्लाइन प्लेन हो, θ1 और θ2, ठीक है। मान लो ऐसा कोई स्फीयर रखा हुआ, देखो स्फीयर ऐसे रखा हुआ, ऐसा कोई स्फीयर, मान लो ऐसा कोई बॉल है स्फीयर शेप का जो रखा हुआ
ऐसा रखा हुआ, स्फेयर है कोई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, स्फेयर रखा हुआ हो। अब सोचो प्यारे बच्चों, सोचो ऐसे, तो एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे है और एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे है। देखो इसका अपना मास है तो वो बात अलग है, नीचे की mg होगा। मैं mg की बात नहीं कर रहा, मैं इसके डायग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा किसका, नॉर्मल रिएक्शन का। तो कॉन्टैक्ट कहाँ कहाँ है, यहाँ कॉन्टैक्ट है। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल इधर की ओर होगा और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा ना वो इसके सेंटर से पास करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्फेयर पे नॉर्मल लाइन गिरता है तो ये कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है प्यारे बच्चों। इसलिए इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इसके सेंटर से पास होगा। ये भी देखो कॉन्टैक्ट है तो ये भी क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इधर की ओर N2 लगाएगा, तो ये भी क्या होगा, तो सेंटर से पास होगा, है कि नहीं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये एंगल तुम लिख सकते हो, ये वर्टिकल के साथ है एंगल θ1, ये वर्टिकल के साथ है तो ये एंगल θ2, ये भी एंगल θ2। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो वो समझ में आया नहीं आया, यस सर समझ में आ गया सर। क्या इस डायग्राम को फिर से बनाऊं क्या, यस सर फिर से बताओ सर, मुझे डायग्राम समझ में नहीं आ रहा सर थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, चलो एक बार और समझाने का कोशिश करता हूँ। इसका मैं एग्जांपल दूंगा और क्योंकि क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट का एग्जांपल एग्जाम में आता है तो उसमें एग्जांपल दूंगा तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने का कोशिश ये किया है कि नॉर्मल रिएक्शन जहाँ कॉन्टैक्ट हो वहाँ क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। इसका वीडियो और बनाऊंगा आगे जो तुम्हें आगे खूब अच्छे से समझ में आएगा। चलो अब देखो थोड़ा बात, मान लो ऐसा कोई वर्टिकल वॉल है, देखो कोई बात नहीं है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। मान लो यहाँ पे सीढ़ी रखा हुआ, क्या रखा हुआ है, स्टेयर रखा हुआ है, कोई बात नहीं सर, ऐसा सीढ़ी रखा हुआ है। मान लो सीढ़ी रुका हुआ है तो देखो एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे है और एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, सही बात है क्या, यस सर। एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे है तो ऊपर की ओर फोर्स ये लगाएगा, वो मान लो N1 है, और ये कॉन्टैक्ट यहाँ है तो ये लगाएगा इधर की ओर। क्यों लगाया ऊपर फोर्स, क्योंकि इस कॉन्टैक्ट के नॉर्मल में तो ऊपर ही होगा और इस कॉन्टैक्ट के नॉर्मल में तो इधर ही होगा, है कि नहीं। तो ऐसा बन गया, ये सीढ़ी पे एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर लग गया, सही बात है कि नहीं है, यस सर सही बात है सर। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों और देख लो, मान लो कि ऐसा कोई मान लो कि 10 kg का कोई लोहा है मान लो, ठीक है। ये मान लो कि ये सपोर्ट में रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे सपोर्ट में रखा हुआ है, ऐसे सपोर्ट में रखा हुआ है मान लो, ठीक है। ये इसके पे रखा हुआ। अब मुझे बताओ, ये लेंथ इक्वल है, कोई जोड़ी नहीं है, तो एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे है एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, ये ऊपर N1 लगाएगा तो मान लो ये ऊपर क्या लगाएगा, तो N2 लगाएगा ऊपर। क्यों? क्योंकि ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है कॉन्टैक्ट सरफेस की। क्या प्यारे बच्चों बताओ, क्या तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या, यस सर मुझे आ गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। एक और सबसे बड़ी बात सुनना, 4 kg का मास हो, 2 kg का मास हो, मान लो फोर्स लगा दिया। देखो अब कुछ आएगा, मैं सिर्फ तुम्हें सिखा रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन की बात सिखा रहा हूँ। सुनना, सोचो तो ये जो कॉन्टैक्ट है, एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे है कि नहीं है, यस सर। तो नॉर्मल रिएक्शन एक ऊपर आएगा, एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे है तो नॉर्मल रिएक्शन की इधर जाएगा, मान लो N3, ठीक है। ये जितना फोर्स इस पर लगाएगा तो ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये कॉन्टैक्ट जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, तो इंटरनल फोर्स होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, इंटरनल फोर्स। तो सिंपल सा बात है, या तो ऐसे भी सोचो कि ये जितना फोर्स N3 लगाया ये भी इस पर क्या लगाएगा, N3 लगाएगा। सिंपल सा बात है, कॉन्टैक्ट था इसलिए ऐसा लगाया। यहाँ पे N1 लगाया तो यहाँ पे क्या mg है, तुमको से यहाँ N1 लगाया क्या, नहीं, यहाँ पे मैं इसका वेट लूँगा। तो वो बात की बात है, मैं सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन सिखा रहा हूँ। ये कॉन्टैक्ट था तो N3 लगाया और ये कॉन्टैक्ट है तो इधर की ओर लगाया, सही बात है क्या। मान लो N2 नॉर्मल इससे, ये कॉन्टैक्ट है तो ऐसे लगाएगा, है ना, ये है ना। तो तुम चाहो तो फिलहाल एक ही बना लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट है, इधर भी लग सकता है कि जितना ये लगाएगा उतना वो भी लगाएगा, तो वो मैं सिखाऊंगा, सिंपल सा बात है। तो कॉन्टैक्ट जहाँ पे हो वहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। समझ आया मेरा बात, यस सर समझ में आ गया सर। कोई दिक्कत इसमें है क्या, नहीं सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बोलो तुम्हारा रिप्लाई ठीक ठाक आया क्या, यस सर। बोलो कोई दिक्कत इसमें है क्या, नहीं सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो प्यारे बच्चों और देखते हैं कुछ बातें इसमें। चलो अब नॉर्मल रिएक्शन हो गया,
अब जो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बचा है टेंशन। सुनो, अगर नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन समझ में आ गया तो पूरा पूरा एनएलएम में टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, पुल्ली प्रॉब्लम में टेंशन एकदम भरा पूरा हुआ मिलेगा तुम्हें भरा हुआ मिलेगा टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन। हर जगह लगता है एनएलएम में यार तुम थक जाओगे, ठीक है क्या? थकोगे नहीं, मज़ा आएगा। अगर पढ़ने में सही लगा ना तो मज़ा आएगा तुम्हें। चलो देखो, टेंशन की बात करता हूँ। टेंशन क्या होता है? तो टेंशन मतलब होता है तनाव। टेंशन कहाँ पे आता है? तो टेंशन आता है रस्सा में, या तो स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग जो मेटल का स्ट्रिंग होता है, एल्युमिनियम का स्ट्रिंग हो सकता है, कॉपर का स्ट्रिंग हो सकता है, उसमें टेंशन आता है, तनाव आता है। क्यों तनाव आता है थोड़ा सीखना। मान लो मैंने कोई ऐसा रस्सा ले लिया पतला सा और हैंगिंग कर दिया, तो क्या इस पे कोई तनाव आएगा? क्या नहीं सर, कोई तनाव इस पे नहीं आएगा। मतलब टेंशन क्या आएगा? जीरो आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको इसके साथ 2 kg का ऑब्जेक्ट लगा दिया तो क्या इसमें अब तनाव आएगा? क्या यस सर, तनाव आएगा। वो तनाव कैसा आएगा ये बातें सीखना। जैसे जो टेंशन जो होता है ना, जो इसमें तनाव जो आएगा वो हमेशा ऐसा लगता है कि एक्सटर्नल फोर्स के हमेशा क्या लगता है? ऑपोजिट लगता है। क्या? टेंशन। क्या बोला? टेंशन ऑलवेज एक्ट। ये बातें लिख लेना। टेंशन एक फोर्स है, टेंशन इज अ फोर्स। ठीक है सर, फोर्स होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट ऑलवेज एक्ट, ये हमेशा लगता है। इट ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू द, ये हमेशा ऑपोजिट लगता है, ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के हमेशा क्या लगता है प्यारे बच्चों? ऑपोजिट लगता है। मुझे बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है? तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या है? तो इसका वेट है mg। मतलब इसका वेट नीचे क्या है? mg है, 20 न्यूटन है। m कितना? 2g का 10, तो mg कितना है? 20 न्यूटन। तो ऊपर टेंशन लगेगा। ऊपर टेंशन मतलब टेंशन हमेशा क्या लगेगा प्यार? सोचो ऊपर क्यों लगा? ऊपर इसलिए लगा, मुझे पता है ये ब्लॉक क्या है, यहाँ पे रुका हुआ है, तो रोक कौन रहा है? तो रोक रहा है टेंशन। कौन रोक रहा है इसे? तो टेंशन। तो टेंशन बराबर क्या हो गया? 20 न्यूटन। क्योंकि रुका हुआ है तो इसको रोक कौन रहा है? तो इसको रोक रहा है सर टी। अब कौन सर मुझे बताओ, टेंशन जो है इस सीलिंग पे, इस दीवार पे कितना फोर्स लगा रहा है स्ट्रिंग? तो ये कुछ ऐसा लगाएगा। टेंशन हमेशा क्या होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर। हमेशा क्या होगा? एक्शन रिएक्शन पेयर, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स होता है सिस्टम में। ये क्या होता है? इंटरनल फोर्स। अच्छा, सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स क्या है? तो सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 20 न्यूटन। ये बातें समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। लेकिन किसी एक बॉडी की बात करूं, इंडिविजुअल की बात, तो टेंशन इज एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे। लेकिन सिस्टम की बात करूं तो टेंशन इज अ इंटरनल फोर्स। ये बॉडी ऊपर हैंगिंग है। क्यों हैंगिंग है? अरे क्योंकि धागा जो है ना, स्ट्रिंग है ना, ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, इसीलिए हैंगिंग है। तो T बराबर 20 न्यूटन। समझ आ रहा नहीं आ रहा? यस सर, समझ में आ गया। मतलब टेंशन हमेशा क्या लगेगा? ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स। और ये इंटरनल फोर्स होता है। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? इंटरनल फोर्स होता है। तो टेंशन इज अ इंटरनल फोर्स। और ये हमेशा इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर। इट इज एक्शन रिएक्शन फोर्स। ये क्या होता है? एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। एक्शन रिएक्शन फोर्स मतलब ये जितना इधर है ना, ऐसा उल्टा इस टाइप से। ये बातें समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर, समझ में आ गया सर। अब कुछ बातें और है, थोड़ा सीखना। टेंशन जो होता है प्यारे बच्चों, वो टेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। क्या होता है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। जैसे क्या हुआ इसका मतलब सुनना। मान लो ये कोई मेटल का स्ट्रिंग लिया है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इंट्रैक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है? इसीलिए बोला जाता है कि टेंशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। कौन? टेंशन। मतलब टेंशन फोर्स। बिकॉज क्या रीजन है? तो बिकॉज रीजन ये है, बिकॉज देयर इज एन इंट्रैक्शन। इसमें इंट्रैक्शन होता है। तो देयर इज एन इंट्रैक्शन मतलब होता है अट्रैक्शन या रिपल्शन। इंट्रैक्शन मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन या रिपल्शन। देयर इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। उसके बीच क्या होता है प्यारे बच्चों? इंट्रैक्शन होता है। इसीलिए टेंशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है।
क्या ये टेंशन के बारे में ये बातें पता रहेगा क्या? ये सब पता रहेगा सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, तुम्हें दिक्कत हो रहा होगा कि सर आपने बोला टेंशन यहाँ पे कुछ नहीं है सर, टेंशन इंटरनल फोर्स है, ये तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है? तो mg है। ठीक है सर, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर आपने ये बोला कि 2 kg पे t जो है एक्सटर्नल फोर्स है, ये मुझे नहीं पच रहा है। अब सुनना, इसी को बोलते हैं एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम ये होता है प्यारे बच्चों, अगर 2 kg को मैं उठा के यहाँ लाया तो मैं इस पे ये बनाऊंगा कि इस पे कितना कितना फोर्स लग रहा है 2 kg पे। तो 2 kg पे ऊपर टेंशन लग रहा है तो मैंने ऊपर टेंशन बना लिया। अब 2 kg के लिए टी टेंशन ही क्या है? तो एक्सटर्नल फोर्स है, और खुद का एक्सटर्नल फोर्स mg तो है ही। ठीक है, तो इसीलिए बोला कि एक शब्द है एफबीडी, एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब मैं उसी की बातें डील करने जा रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम की बातें मैं करने जा रहा हूँ। टेंशन क्या बताओ, तुम्हें टेंशन समझ में आया क्या? ये सब समझ में आ गया। टेंशन इज अ फोर्स, इंटरनल फोर्स। ठीक है क्या? यस सर। चलो प्यारे बच्चों, टेंशन इज अ इंटरनल फोर्स। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर आपने समझाया, मज़ा आ गया। अब थोड़ा बात देखो, अब मैं बातें कर रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम की। किसकी बातें कर रहा हूँ? फ्री बॉडी डायग्राम। अब तुम बोलो सर फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? प्यारे बच्चों सुनना, पूरा एनएलएम की बात मैं कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट एनएलएम, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, कुछ भी चैप्टर हो, अगर तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आ गया है तो तुम्हें कभी भी फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये मैं तुम्हें गारंटी दे के बताता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम अगर तुम्हें बनाने आ गया तो समझो तुम्हें फिजिक्स ही आ गया है। अब थोड़ा सुनना, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है सुनना। जैसे सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है सर रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, इसका एफबीडी बना दो, इसका क्या करो? एफबीडी बना दो, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम वो ऐसा होता है डायग्राम कि इसमें जितना भी फोर्स है वो सारा चीज़ दिखाओ। किसमें? ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लग रहा है सारा फोर्स दिखाओ, उसे क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी मतलब बॉडी को फ्री कर दो। सही मायने में देखो, बॉडी तो सरफेस पे रखा हुआ है, यस सर। बॉडी को फ्री करके सारा फोर्स दिखा दो, उसे क्या बोलेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। तो बॉडी को मैंने फ्री कर दिया, एम मास को फ्री कर दिया। ठीक है, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, कौन लगा रहा है? तो ये सरफेस लगा रहा है ऊपर की ओर, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है सर, नीचे क्या लग रहा है? तो mg लग रहा है। मुझे पता है कोई यहाँ पे कोई एक्सलेशन हो रहा है क्या? नहीं सर, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो n बराबर क्या हो गया? mg हो गया। देखो ये बन गया एफबीडी। ये क्या बन गया? एफबीडी। अब तुम बोलो सर स्ट्रिंग का दिखा दो बना के, तो देखो स्ट्रिंग मान लो, ये मान लो 2 kg का है। ठीक है, अब इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। मुझे पता है 2 kg हैंगिंग है, तो हैंग कौन कर रहा है? तो टेंशन। नीचे क्या है? तो mg 20 न्यूटन। ये क्या कोई एक्सलेशन कर रहा? नहीं सर, ये तो रुका हुआ है, तो t बराबर 20 न्यूटन। ये एफबीडी बन गया। सही बात है कि नहीं है? यस सर, सही बात है सर। चलो देखो और देख लो फ्री बॉडी डायग्राम। चलो ऐसा देख लो ऐसा कि मान लो ऐसा कोई मास है, क्या है ये? मास है। चलो इसको थोड़ा अच्छे से सीखते हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री बॉडी डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। सुनना प्यारे बच्चों, मुझे बताओ नीचे क्या लगेगा? तो नीचे वर्टिकली हमेशा क्या लगता है? वेट हमेशा नीचे ही तो लगता है, mg। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा एम मास है, डाउनवर्ड कोई। अच्छा ये क्या? ये तो कॉन्टैक्ट है, ये ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, है कि नहीं? तो ये n नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है सर, मुझे बताओ मैंने तुम्हें समझाया है कि वर्टिकल और नॉर्मल रिएक्शन में कितना एंगल होता है प्यारे बच्चों? तो एंगल होता है थीटा होता है। क्या होता है सर? तो थीटा होता है सर। मैंने समझाया है तुम्हें, बहुत बढ़िया बात है। अब बताओ mg का कंपोनेंट किधर है? तो mg का कंपोनेंट एक इधर और एक इधर की ओर, क्योंकि mg फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका कंपोनेंट इधर क्या बन जाएगा? थीटा है, तो mg cos थीटा, और इधर क्या बन गया? mg sin थीटा। बहुत बढ़िया बात है सर, mg sin थीटा mg। क्या अब यहाँ mg का कोई यूज नहीं सर? अब mg का कोई यूज नहीं है। अगर मैं उसको अलग से एफबीडी बनाऊँ ना प्यारे बच्चों, तो एफबीडी ऐसा बनाऊंगा। देखना, उधर n, इधर mg cos थीटा, मैं एफबीडी बना रहा हूँ, इधर क्या लग रहा है? mg sin थीटा। ये बातें समझ में आया क्या? देखो ये उसका एफबीडी बन गया, मतलब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। इसका
चाहे वहीं बना लो, चाहे तुम क्या करो यहीं बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी एफबीडी है, तुम्हें समझ में आ रहा है एफबीडी? यस सर, मतलब किसी भी बॉडी का अगर एफबीडी बन गया तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ एक्सलेशन की बात नहीं किया है, मैं अभी एक्सलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सिखा रहा हूँ एफबीडी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। मतलब सिंपल मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ, तो एफबीडी सिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों। एफबीडी अगर तुम्हें आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। मैं अब करूँगा कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम का। क्या कॉन्सेप्ट करूँगा मैं? इक्विलिब्रियम। अब उसी में सारा एफबीडी आएगा। एफबीडी जितना हो वो सारा एफबीडी, बहुत सारा एफबीडी होता है, मैं कितना बनाऊँ, लेकिन जैसे जैसे न्यूमेरिकल होता जाएगा वैसे वैसे एफबीडी तुम्हारे लिए आसान होता जाएगा। अब थोड़ा देखो, एफबीडी बिल्कुल आसान होता है। अब मैं बात करता हूँ इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट का। क्या बात करता हूँ मैं? इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट का, जो नीट में बहुत बार आ रखा है, आईटी जेईई में भी बहुत बार आ रखा है। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ प्यारे बच्चों। इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट मतलब क्या हुआ? तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट मतलब हो गया कि नेट फोर्स जो होना चाहिए बॉडी पे वो क्या होना चाहिए? जीरो। तो बोलेंगे कि बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी पे नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो प्यारे बच्चों, तो क्या बोलेंगे? बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम है, EQM ऊपर लिख लिया, कोई बात नहीं, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम हो मतलब नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो। नेट फोर्स क्या हो गया? मतलब हो गया कि टोटल फोर्स इन x बराबर जीरो और टोटल फोर्स इन y बराबर जीरो, ठीक है, और टोटल फोर्स इन z बराबर जीरो। कोई बात नहीं, मैं एक्स वाई की बात करूंगा तो एक्स वाई में फोर्स होगा जीरो, एक्स में जीरो होगा, वाई में जीरो होगा। मतलब टोटल जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। ये कब जीरो होगा? जब टोटल फोर्स समेशन एक्स में क्या हो? जीरो हो। जब टोटल फोर्स वाई में क्या हो? जीरो हो। जब टोटल फोर्स जेड में क्या हो? जीरो हो। तब वो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कहलाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या एग्जाम में आता है उसकी बात थोड़ा हम करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या एग्जाम में आता है। तो देखो, मैं एक शानदार एग्जांपल करता हूँ, थोड़ा सुनना। एक स्ट्रिंग ले लिया, इसके साथ 2 kg का ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 kg का ऑब्जेक्ट लिया, कोई बात नहीं। अब बोलता है कि मैंने इसको क्या किया? फोर्स लगाया, मिडिल में क्या किया? फोर्स लगाया मैंने 40 न्यूटन का, ठीक है। अब जब मैंने फोर्स लगाया तो स्ट्रिंग जो है वो क्या किया? कुछ एंगल बनाया। क्या किया? एक समय तो यहाँ पे था, अब ये स्ट्रिंग यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे फोर्स कितना है? 40 न्यूटन लगा रहा है, और यहाँ पे कितना है? तो वेट है, वेट कितना है? 2 kg है। कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बोलता है मुझे बताओ कि जब यहाँ पे लगाया तो मुझे बताओ कि यहाँ पे टेंशन अब कितना होगा। देखो एक्स में ये जब नहीं था तो टेंशन कितना है? 20 न्यूटन। लेकिन जब फोर्स यहाँ लगाया तो हो सकता है टेंशन निकालने बोल दे, हो सकता है बोल दे कि ये एंगल कितना होगा जब 40 न्यूटन लगाया, ये भी पूछ सकता है, ठीक है क्या। तो प्यारे बच्चों बताओ कितना एंगल होगा प्यारे बच्चों। तो सिंपल सा बात है, एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देख तो, यस सर, देखो तो ये सेम है, ये क्या बन जाएगा, थीटा, है कि नहीं सही बात यार, यस सर सही बात है सर, सही बात है सर। अब बताओ, मुझे बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ टेंशन, दोनों में टेंशन क्या आएगा, अब अलग अलग आएगा। तो प्यारे बच्चों अगर मुझे यहाँ टेंशन निकालना हो तो क्या करेंगे, तो दोनों का जो नेट जो फोर्स आएगा, नेट फोर्स किधर आएगा, इधर की ओर आएगा, वही क्या देगा, टेंशन का वैल्यू देगा। तुमको हो सब, मुझे ये समझ में नहीं आया, आप इस नियम से बना के दिखाओ। अरे ये बताओ, इसका जो नेट फोर्स है वो इधर तो ही आएगा, 40 का स्क्वायर प्लस 20, ये 20 न्यूटन है, तो 20 का स्क्वायर, यही तो आएगा टी टेंशन, यस सर। अरे क्या है, अब थीटा निकालना है तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B, P कितना है तो 40 और B कितना है तो 2, कितना आ गया 2, थीटा बराबर कितना आ गया 10⁻²। अरे ये रुका हुआ है कि नहीं है, यस सर। अरे तो सोचो कि ये इसका जो रिजल्टेंट फोर्स वो इधर की ओर होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल होगा, टेंशन की ओर होगा। तुम कहो सर ये टेंशन इक्वल होगा क्या, नहीं, यहाँ पर टेंशन 1 बराबर टेंशन 1 क्या है 20 न्यूटन। अरे सही बात है कि नहीं, ये टेंशन का वैल्यू ये है। तुमको नहीं सर आप इसके नियम से बना के दिखाओ, क्योंकि सर ये मान लो कि थीटा पे जाके इक्विलिब्रियम है। चलो सुनना पहले इधर, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन होता है सुनो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आसान है, ठीक है। टी टेंशन का वैल्यू कितना आ गया, तो सर टी टेंशन का वैल्यू आ गया √40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर न्यूटन। सॉल्व कर दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा सा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा बताता हूँ, सुनना। ऐसा कोई स्ट्रिंग है, ऐसा ऐसा T1 टेंशन, ये ऐसा फिक्स है, ठीक है, नहीं ये ऐसा फिक्स नहीं, इसको कुछ ऐसा करो, ऐसा नहीं है, एक सेकंड रुकना थोड़ा, चलो ठीक है ऐसा मान लिया, नहीं ऐसे नहीं, उससे मुझे याद नहीं आ रहा, प्यारे बच्चों सुनना पड़ेगा, रुक जाना एक सेट। कैसा क्वेश्चन था, कैसा क्वेश्चन था, ऐसा, चलो बन गया। देखो कैसे क्वेश्चन आ सकता, सुनना पहले। ऐसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या कर दिया गया है, स्ट्रिंग लगा दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे हैंग कर दिया गया है, यहाँ पे हैंग कर दिया गया है, ऐसे कुछ नहीं, ये भी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है। रुको, इसको मुझे थोड़ा अच्छा से सोचना पड़ेगा, थोड़ा देखना। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसी को मैं एबडी थोड़ा बनाता हूँ, मतलब इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से करता हूँ, थोड़ा सुनना, वहाँ पे देखना। वहाँ पे देखो तो प्यारे बच्चों, इधर टेंशन T, इधर कितना 40 न्यूटन, और नीचे कितना तो 20 न्यूटन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ, ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना है थीटा, तो ये भी क्या मान लिया थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सोचो T देखो तो इधर लग, T उधर क्यों लग रहा है, मुझे पता है T हमेशा क्या लगता है, एक्सटर्नल फोर्स को अपोजिट लगता है इधर की ओर, है ना, तो T उधर लग गया, कोई दिक्कत नहीं। तो T का कंपोनेंट एक इधर और एक इधर, तो ये क्या बन गया T cos थीटा, और ये क्या बन गया T sin थीटा, सही बात है कि नहीं। अब सोचो, अब यहाँ पे देखो तो क्या क्या लगा फोर्स, देखो ऊपर लगा T cos थीटा, और नीचे क्या लगा 20 न्यूटन, और इधर क्या लग गया 40 न्यूटन, इधर क्या लग गया T sin थीटा, समझ में आ नहीं आ रहा है। अब देखो बॉडी यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे आके रुक गया, बॉडी यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ में, तो मैंने ऐसा बॉडी बना लिया। सोचो जब इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स x में 0 और नेट y में 0, इसे x और इसे y मान लो। नेट फोर्स x में 0 कब होगा, जब T sin थीटा इक्वल टू 40 न्यूटन हो, है कि नहीं, और जब T cos थीटा बराबर कितना हो 20 न्यूटन, दोनों को डिवाइड कर दो, जब दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा क्या आएगा, sin थीटा अपन cos थीटा, टी कैंसिल, तो 2, तो थीटा देखो, एक तो ये देखो सेम आंसर आ गया, आया नहीं आया, यस सर, मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम भी इसे शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, या तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, नेट फोर्स x में 0, नेट फोर्स y में 0, तो T निकाला, T कैसे आएगा आप सीखो, क्या करो दोनों को स्क्वायर कर दो, क्या करो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, तो स्क्वायर करो, देखो T स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस T स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ रहा हूँ मैं, तो 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये T स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई बात नहीं जोड़ दिया मैंने, ये क्या आ गया, तो 1600 प्लस 400 कितना आ गया 2000, तो T स्क्वायर बराबर 2000, मतलब T कितना आ गया √2000 न्यूटन। सॉल्व कर दो, ये T का वैल्यू आ गया, वही T का वैल्यू देखो ये भी आ रहा था, इसको मैंने क्या किया शॉर्ट ट्रिक से कर दिया, सही बात है कि नहीं, उसको मैंने क्या किया तो शॉर्ट ट्रिक से कर दिया। इक्विलिब्रियम, इसको मैंने क्या किया तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन किया, और ये किया शॉर्ट ट्रिक से, ये क्वेश्चन कैसे किया शॉर्ट ट्रिक से, और ये किया इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट से, T cos थीटा T sin थीटा में ब्रेक कर दिया, तो मैंने ये क्वेश्चन किया। मैं वो क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो IIT में आ रखा है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा बुक, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर, तुम्हें अगर क्वेश्चन मिलेगा तो क्या करोगे टेंशन में, क्या करोगे, ये T मान लोगे, है ना, मतलब T देखो T ऊपर माना, क्यों माना ऊपर, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नीचे क्या है mg, और इधर क्या है, मतलब T तो हमेशा ऊपर ही लेगा यार, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों हमेशा T ऊपर लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स को अपोजिट लगेगा। अब थोड़ा देखो तो मैंने क्या किया, T को कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, cos थीटा sin थीटा ऊपर से, और fx 0 fy में 0 कंपनसेट कर दिया, आंसर आ गया। समझ आया नहीं आया, क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा, यस सर बन जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं एक नॉर्मल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा देखना, नॉर्मल रिएक्शन का जो बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल क्या है आसान है, जैसे देखना, जैसे देखना, ये एंगल 37 डिग्री और ये एंगल 53 डिग्री,
एक कोई स्फेयर ठीक है 10 kg का इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है सर, रखा हुआ है। इक्विलिब्रियम में क्या है ये, मतलब ये रखा हुआ है, मतलब रेस्ट पे है, नेट फोर्स क्या है, जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम में है, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है बताओ ये इंक्लाइन प्लेन 1, इंक्लाइन प्लेन 2, बोलता है फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय, बोलता है फोर्स एक्सर्टेड बाय बोथ इंक्लाइन प्लेन, दोनों के कारण बताना है कितना फोर्स लगा रहा है, बोथ इंक्लाइन प्लेन, दोनों कितना फोर्स लगा रहा है ये बताना है। तो प्यारे बच्चों ऐसा सवाल बनाने में क्या है, तुम थोड़ा सोचना है इधर। मुझे बताओ ये कांटेक्ट है, ये भी कांटेक्ट है कि नहीं है, यस सर। ये लगाएगा, मान लो नॉर्मल रिएक्शन लगाया N1, ठीक है, ये क्या लगाएगा, तो ये लगाया N2, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि जो एंगल थीटा है वही वर्टिकल के साथ एंगल ये होता है, ये वर्टिकल के साथ एंगल ये होता है, पता है कि नहीं है, यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसका एबीडी बनाऊंगा, थोड़ा सीखना, देखना एक बार। ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, N1, ठीक है। वर्टिकल के साथ एंगल कितना है ये इसका, तो वर्टिकल के साथ एंगल है सर, वर्टिकल के साथ इसका एंगल कितना है, ये थीटा, तो ये भी थीटा वर्टिकल के साथ, तो 37 डिग्री, तो ये भी क्या बन जाएगा 37 डिग्री। समझ में आया नहीं आया, यस सर। अब ये N1 है, ठीक है, और ये N2, इसका भी वर्टिकल के साथ कितना एंगल, तो मुझे पता है ये कितना है 53 डिग्री, तो ये भी 53, ये भी कितना बनाएगा 53 बनाएगा। ये क्या है N2, नीचे क्या लग रहा है mg। अब देखो फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, मुझे देखो ये एरो है इधर की ओर, ध्यान रखना, और ये एरो है इधर की ओर, है ना, तभी तो रुका हुआ है क्योंकि इधर लग रहा है नीचे mg फोर्स 10 kg, ठीक है, 10 × 10 तो 100 न्यूटन, ठीक है। मुझे बताओ n कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा, N1 इधर है और ये एंगल कितना है, ये एंगल है 37 डिग्री, तो ये क्या बन गया, और ये देखो इधर बन गया N1 sin 37, और ये क्या बन गया N1 cos 37, कोई बात नहीं। बॉडी पे इस पे जो है स्फेयर पे एक इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है, हाँ एक इधर और एक इधर, है ना, लग रहा है। ये N2 है तो एक इधर एक ऊपर की ओर, तो N2 को मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखो ये N1 है, N2 को ऐसे बना रहा हूँ, देखो ऐसा, ये N2 एक इधर और एक इधर, है ना, ये कितना है 53 है, देखो क्योंकि ये इसके साथ कितना बनाएगा, ये अगर 53 है प्यारे बच्चों तो ये भी क्या बनाएगा 53 ही बनाएगा, ये भी 53 बनाएगा, तो लिखा है। अब ये देखो 53 बना रहा है ना, तो ये क्या हो गया N2 cos 53 और ये N2 sin 53। समझ में आया नहीं आया, यस सर। मुझे बताओ इस पे नेट फोर्स जीरो करो, नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है mg 100 न्यूटन, है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, एफबीडी बना लिया मैंने, देखो ऐसा डायग्राम बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता है इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स x में 0 और नेट फोर्स y में 0, ठीक है सर। x में 0 है तो x में कौन सा फोर्स है, इसका इधर इसका इधर, तो ये फोर्स बराबर ये फोर्स, उल्टा है कि नहीं, मतलब x में 0 कब होगा, जब ये फोर्स बराबर ये फोर्स हो, है कि नहीं, यस सर। तो क्या करूँगा प्यारे बच्चों, सिंस fx बराबर 0, तो बताओ N1 sin 37 बराबर क्या हो जाएगा N2 sin 53, मतलब N1 sin 37 कितना 3/5 इक्वल टू N2 4/5, 5 कैंसिल, तो 3N1 बराबर कितना आ गया 4N2। ये एक रिलेशन आ गया प्यारे बच्चों, समझ में आया या नहीं आया, ये सर समझ में आ गया सर। अब प्यारे बच्चों एक रिलेशन और, ये तो fx में आ गया, अब fy में देखो, fy में देखो ये ऊपर ये भी ऊपर और ये नीचे, है कि नहीं। अब देखो तो N1 cos, मैं यहीं पे लिखता हूँ cos सदिश कितना 4/5, N1 4/5, ये कितना N2 cos 53 cos तो 3/5, तो N2 3/5 cos 3 का वैल्यू, ठीक है ना। तो क्या हो देखो ऊपर N1 4/5 प्लस N2 3/5 इक्वल टू कितना है 100 न्यूटन। समझ में आया नहीं आया, यस सर। तो अब यहाँ पे 1/5 कॉमन निकाल दो, तो 4N1 प्लस 3N2 इक्वल टू 100, ये कितना आ गया 500,
तो यहाँ से देखो 4n1 प्लस 3n2 अब यहाँ से n2 का वैल्यू निकाल, यहाँ से फोर्स निकालना, कोई बात नहीं। यहाँ से n2 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 3/4 n2 का वैल्यू कितना, 3/4 n1 है ना। अरे 3n2 है कि नहीं, है कि नहीं है, ये तो 500 बन गया, कोई दिक्कत। 3n2 तो n2 का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, 3/4 n1, तो 3/4 n1 इक्वल टू 500 है कि नहीं, ये बन गया 500। कितना आ गया, अरे दो इक्वेशन है, दो अननोन है, n1 n2 क्या है, तुम चाहो तो मैं अगर छोड़ दूं यहाँ सॉल्व करके, दो इक्वेशन क्या है, एक ये इक्वेशन और दो अननोन क्या है, तो ये फोर्स लगा रहा है n2, ये फोर्स लगा रहा है n1, वही निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइन प्लेन, n2 और n1 निकालना है प्यारे बच्चों। तो सिंपल सा बात है, यहाँ से क्या आ गया, 4n1 प्लस 9n1/4 इक्वल टू 500, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16n1, 16n1 और 9 16 25, तो 25n1/4 इक्वल टू 500। समझ में आ नहीं आ रहा, यस सर। 25 दूना 50, मतलब n1 कितना आ गया, 80 न्यूटन, n1 कितना आ गया, 80 न्यूटन। तो n2 कितना आ जाएगा, n2 आ जाएगा 3n1/4, कितना आ जाएगा, तो 60 न्यूटन, कितना आ जाएगा, 60 न्यूटन। क्या प्यारे बच्चों ये समझ में आया, n2 कितना आया 60, n1 कितना आया 80। देखो इक्विलिब्रियम में ये रुका हुआ है, क्या ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या, यस सर बन जाएगा। इक्विलिब्रियम में टेंशन अगर होता, टेंशन, तो उसको मैं क्या करता, टी का कंपोनेंट लिखता, टी cos थीटा, टी sin थीटा, मैं इक्वल करता, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। सिंपल सा बात है। क्या ये बातें समझ में आई क्या, यस सर। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं तक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट। क्या तुम्हें समझ में आ गया, चलो बाय।